Renegade Immortal, Chapter 553. Hello, welcome back to my channel Books with AR. काओ यीडो जैसे मामूली रुतबे वाले शख्स का इस बारे में जानना पहले ही अजीब था और काओ यीडो ने ये भी कहा था कि तकरीबन हर कल्टीवेटर पहचान का तरीका जानता है। नतीजतन वैंगलिन फौरन तस्दीक करने के काबिल हो गया कि ये सब ब्लड इंसेस्टर की साजिश थी। याओ सीशेक की बेफिक्री और काओ यीडो के जवाब को मिलाकर मुझे यकीन है कि असली और नकली ब्लड सोई पिल्स में फ़र्क करने का कोई तरीका ज़रूर है। ताहम मुझे डर है कि ब्लड इंसेस्टर और उसकी बेटी के अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं जानता। वैंगलिन की आंखें दानिशमंदी की रोशनी से चमक उठी। ये गोली जाली है। अगर असली गोली उन्हें दोबारा जिंदा कर सकती है तो जाली गोली उन्हें मौत के मुंह में भेज देगी। याओ सीशिक, चूंकि तुम इतनी जालिम हो तो मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। वैंगलिन ने अपने हाथ में मौजूद मोम की गोली को देखा। वो उसे कुचलने वाला था, लेकिन उसे अचानक एक ख्याल आया और उसने उसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग में महफूज कर लिया। वैंगलिन के इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहने और इतना ताकतवर बनने की एक बड़ी वजह उसकी मक्कारी थी। जब वो कोर फॉर्मेशन स्टेज पर था तो एथ एक्सट्रीम डीमन लॉर्ड ने एक बार कहा था कि ये बच्चा बेरहम, बहादुर, फैसलाकुन और सर्द है। वो बहुत दिले, समझदार, मजबूत इरादे वाला और लोमड़ी की तरह मक्कार भी है। ये अल्फाज वैंगलिन की असली शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बयान करते हैं। याओ सीशेक की एक एक्सप्रेशन और काओ येडो के आम से अल्फाज से ऐसा जवाब हासिल कर लेना कुछ ऐसा था जो हजारों सालों तक जिंदा रहने वाले अक्सर कल्टीवेटर्स भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ वो ओल्ड मॉन्स्टर्स जिन्होंने हजारों सालों तक कल्टीवेशन की थी और इंसानी दिल को पढ़ लिया था, वो ही वैंगलिन की तरह इसे समझ सकते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे प्लैनेट सुजाकू पर वैंगलिन लियू मे के थाउजेंड इल्यूजन डोमेन को दो ख्वातीन डिसाइपल्स की दो मुख्तलिफ शख्सियतों से समझ गया था। अगरचे आसमानों ने वैंगलिन को बेहतरीन कल्टीवेशन टैलेंट नहीं दिया था, लेकिन उसकी दानिशमंदी वक्त के साथ निखरी थी ताकि उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मक्कारी हासिल हो सके। ये सब सबब और नतीजे का चक्कर था जिसने आसमानों में तवाजुन पैदा किया। वैंगलिन ने अपना हाथ हिलाया और याओ सीशेक का छोड़ा हुआ बैग ऑफ होल्डिंग उसकी गिरफ्त में आ गया। उसने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और पाया कि जेड्स की मिकदार वाकई उतनी ही थी जितनी याओ सीशेक ने कही थी, जो उसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक पहुंचाने के लिए काफी थी। 3 दिन। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और बिना एक लफ्ज कहे उसने अपना हाथ जमीन पर दबा दिया। काली रोशनी की एक झलक हुई और उसका पूरा जिस्म जमीन में दाखिल हो गया और गायब हो गया। वैंगलिन जमीन के नीचे अपनी आंखें बंद किए लोटस पोजीशन में बैठा था। वो याओ सीशेक ने दी हुई सिलेस्टियल जेड से घिरा हुआ था और वो सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को पागलों की तरह जज्ब कर रहा था, जिससे सिलेस्टियल जेड्स धूल में बदल रही थी। सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक पहुंचने के लिए बड़ी मिकदार में सिलेस्टियल जेड्स दरकार थीं। वैंगलिन ने जरा भी आराम नहीं किया, क्योंकि वो सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने जिस्म में जज्ब करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए था। उसके पास इसे अपने जिस्म में मिलाने का वक्त नहीं था और इसके बजाय उसने इसे डीमन क्रिस्टल जैसी किसी चीज में जमा कर लिया। उसने सोल रिफाइनिंग ट्राइब ने काफी अरसे तक डीमन क्रिस्टल का मुताला किया था, इसलिए वो इसकी सख्त को अच्छी तरह जानता था। अगर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को क्रिस्टल में जमा किया जा सकता है तो सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को भी किया जा सकता है। पहले वो कोशिश करने के लिए सिलेस्टियल जेड जाया करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब जबकि उसके पास काफी थी, उसने अपनी कोशिश शुरू कर दी। एक बार जब बड़ी मिकदार में सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जमा हो गई तो तब्दीली आना शुरू हो गई। काफी देर तक जमा करने के बाद डीमन क्रिस्टल जैसा एक क्रिस्टल बना, लेकिन ये सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ रहा था जब ये आहिस्ता आहिस्ता वैंगलिन के अंदर नमूदार हुआ। इस सिलेस्टियल क्रिस्टल में सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की मिकदार याओ सीशेक ने दी हुई सिलेस्टियल जेड्स में मौजूद मिकदार का 10वां हिस्सा थी। जज्ब करने का अमल जारी रहा। 3 दिन बाद पर्पल डीमन का एक और उरूज था। याओ सीशेक आर्मी कैंप से हजारों किलोमीटर दूर कदीम पहाड़ पर खड़ी थी। जमीन पर पर्पल रोशनी चमक रही थी, जिससे बहुत डीमोनिक माहौल पैदा हो रहा था। याओ सीशेक की नजर कभी कभी फासले की तरफ देखती और परेशानी के आसार दिखाती। वक्त तकरीबन आ गया है। क्या उसने वाकई अपना इरादा बदल लिया है? याओ सीशेक ने तेवरी चढ़ाई। ठीक इसी लम्हे रोशनी की एक लकीर अचानक बिजली की लकीर की तरह सीधी उसकी तरफ उड़ी और याओ सीशेक की आंखें रोशन हो गईं। रोशनी की लकीर इंतहाई तेजी से हरकत कर रही थी। वो पहाड़ पर पहुंची और एक लम्हे के लिए रुकी और फिर चोटी पर उतरी ताकि वैंगलिन को जाहिर कर सके।
वैंगलिन ने याओ सीशे की तरह सफेद लिबास पहना हुआ था और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसे शानदार लुक दे रहे थे। तुम वाकई वक्त पर आए हो। अब मुझे फॉर्मेशन खोलने की जरूरत है ताकि कोई और यहाँ गैर मामूली हालत को नोटिस ना करे। बात करते हुए याओ सीशेक ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपक लगाई और कई खूनी रंग के मुजस्मे निकाल लिए। इन मुजस्समों में से कोई भी बड़ा नहीं था। हर एक सिर्फ तकरीबन 3 इंच लंबा था। ये तमाम नक्श खौफनाक जानवरों के थे जिन्हें वैंगलिन नहीं पहचानता था। मुजस्समों से खून का आवरा धीरे धीरे फैल गया। याओ सीशेक के हाथ ने सील बनाई और उसने मंत्र पढ़ा। फिर उसने अपनी जबान की नोक काटी ताकि खून थूक सके और हवा में निशान बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसने अपनी हथेली से निशान पर मारा, जिससे ये फौरन बड़ा हो गया और खुद को जमीन पर नक्श कर लिया। उसी समय मुजस्समे खुद ब खुद हरकत में आए और हर एक ने 7 मुख्तलिफ मकामात पर जगह ले ली। फिर खूनी रंग की रोशनी की एक झलक हुई और वो जमीन में जज्ब हो गए। मुजस्समे जमीन के साथ मिल गए और फिर एक पुरस्रार कुव्वत ने पूरे कदीम पहाड़ को घेर लिया। वैंगलिन ने साफ देखा कि निशान सिर्फ एक कैटलिस्ट था और असली कुव्वत 7 मुजस्समों से थी। ये कुव्वत ना दिखाई देने वाली थी और अगर वैंगलिन इसके 100 फीट के अंदर ना होता तो वो इसे नोटिस ना करता। ये पहली बार था कि वैंगलिन को ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ा था। डिवाइन सेंस एक बैरूनी चीज की तरह थी जिसे वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन चाहे वो कितनी ही कोशिश करता, वो पहाड़ पर खुद को नहीं ढूंढ सकता था। ये ऐसा था जैसे कोई फानी शख्स आईने में देखे और उसे अपने अक्स के अलावा उसमें सब कुछ दिखाई दे। याओ शीशु ने सर्द महरी से कहा, चेक करने की जरूरत नहीं है। जब तक किसी के पास डीमन जनरल की कल्टीवेशन लेवल ना हो, इसे डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। वांग लिन ने अपना डिवाइन सेंस वापस लिया और इस फॉर्मेशन की बहुत तारीफ की। उसने पूछा, क्या ये फॉर्मेशन तुम्हारे बाप ब्लड एंसेस्टर ने बनाया था? बिल्कुल सही। बात करते हुए याओ शीशु ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक खूनी रंग का कंपास उसके हाथ में नमूदार हुआ। उसने पोजीशन का हिसाब लगाया, उसे जमीन पर रखा, वांग लिन की तरफ मुड़ी और कहा, हमारा मुआहदा याद रखना। जब पर्पल डीमन का उरूज अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगा तो कंपास से खूनी रंग की रोशनी की एक लकीर निकलेगी। ये सिर्फ एक सांस के वक्त तक रहेगी, इसलिए तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। वांग लिन ने खामोशी से सर हिलाया। याओ शीशु ने सोचा और कहा, जब हम वापस आएंगे मैं तुम्हें बाकी सेलेस्टियल जेड्स और ब्लड टोकन दूंगी। इसके अलावा मैं तुम्हें ब्लड सोल पिल इस्तेमाल करने का सही तरीका भी दूंगी। जैसे ही उसने बात की, चांद की पर्पल रोशनी अपने उरूज पर पहुंच गई। ये फानी लोगों के लिए हेवनली डॉग के चांद को निगलने जैसा था। पर्पल रोशनी फौरन फैल गई और पूरी जमीन उसकी पर्पल रोशनी में ढक गई। आसमान और जमीन पर्पल रंग से भर गए। उसी वक्त जमीन पर मौजूद कंपास ने एक घनी खूनी रंग की रोशनी छोड़ी। पर्पल रंग के मुकाबले में खूनी रंग की रोशनी पर्पल को चीरने वाली तलवार की तरह थी। अगरचे खूनी रंग की रोशनी मुकाबले में छोटी थी, लेकिन ये बहुत सख्त जान थी। चलो, याओ शीशु ने एक नारा लगाया जब वो तेजी से हिली और खूनी रंग के कंपास में कदम रखा। वांग लिन की आंखें सर्द हो गईं जब वो बिजली की तरह हिला और तेजी से उसके पीछे चला। जिस लम्हे वो दोनों दाखिल हुए, खूनी रंग की रोशनी कंपास के साथ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। पर्पल रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गायब होती गई, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। पर्पल डीमन का निस्फ साला उरूज एक बार फिर गुजर गया। वांग लिन ने ट्रांसफर अरेस का बहुत बार तजुर्बा किया था और बेचैनी के खिलाफ बहुत मजबूत मुजाहिमत रखता था। जब वो खूनी रंग के कंपास में दाखिल हुआ तो उसने फौरन एहसास कर लिया कि ये एक पिन पॉइंट ट्रांसफर है। इसका मतलब है कि किसी ने उस जगह पर ट्रांसमिशन पॉइंट लगाया था जिसकी याओ शीशु बात कर रही थी। जब तक कोई इस ट्रांसमिशन पॉइंट तक रसाई हासिल कर सकता है, वो कहीं से भी उस जगह दाखिल हो सकता है। ताहम ये वाज़ेह है कि ट्रांसफर के कामयाब होने के लिए किसी को डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर होना जरूरी है। ट्रांसफर अरे से होने वाली मुख्तसर बेचैनी के बाद वांग लिन ने अपने कदमों के नीचे खून का तेजी से हरकत करता हुआ निशान देखा। खून के इन निशानात ने एक खूनी फॉर्मेशन बनाया। याओ शीशु वांग लिन से आधी सांस बाद होश में आई। जब वो होश में आई तो उनके कदमों के नीचे खून के निशानात पहले ही गायब हो चुके थे। इस खूनी फॉर्मेशन की हरकत मुजस्समों से बनाए गए फॉर्मेशन से मिलती जुलती है। ये वाज़ेह तौर पर एक ही शख्स ने बनाए थे। ब्लड एंसेस्टर वाकई मामूली नहीं है कि यहाँ ट्रांसफर अरे बना सके। ताहम अगर काफ़ी वक्त दिया जाए तो मैं भी यहाँ ट्रांसफर अरे लगा सकता हूँ। वांग लिन ने खामोशी से अपने आसपास का जायजा लिया। ये जगह खला जैसी थी, आसमान और जमीन में कोई फर्क नहीं था।
वहां सिर्फ तेज रोशनी के टुकड़े थे और इस रोशनी के नीचे हर चीज आंखों को वाज़ेह दिख रही थी। वहां तकरीबन 10 फीट चौड़ा एक खुरदुरा पुरपेंच रास्ता था जो फासले की तरफ जा रहा था। ये वाहिद रास्ता था और ये मुकर्रर नहीं था, बल्कि एक बाकायदा तर्ज में दाएं बाएं लहरा रहा था। वांग लिन एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था जो तकरीबन 1000 फीट चौड़ा था। ट्रांसफर अरे इस प्लेटफॉर्म पर चुपके से खुदा हुआ था। वांग लिन देख सकता था कि याओ शीशु यहाँ कई बार आई थी। वो प्लेटफॉर्म पर लोटस पोजीशन में बैठ गई और वांग लिन से कहा, अपने डोमेन को समझने के लिए मेडिटेशन करो। सिर्फ अहलियत का निशान हासिल करके ही कोई पाथ ऑफ द रिवर्ड बीस्ट पर चल सकता है। उसने मजीद कुछ नहीं कहा और आंखें बंद करके कल्टीवेशन शुरू कर दी। वांग लिन ने आसपास देखा और आगे बढ़ा। वो पुरपेच और खाली रास्ते के सामने रुका और संजीदा एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। एक नज़र के साथ वांग लिन की पुतलियां सुकड़ गईं। ये कोई छोटा रास्ता नहीं था। ये वाज़ेह तौर पर ड्रैगन जैसे दरिंदे का जिस्म था, जिसे अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत बड़ा था। याओ शीशु के अल्फाज को सोचते हुए ये दरिंदा वाज़ेह तौर पर रिवर्ड बीस्ट था। आंथिड गॉड टूसी की यादों में इस दरिंदे की कोई याद नहीं है। जब तक टूसी इसके बारे में नहीं जानता था तो ये इसके बाद नमूदार हुआ। ये कैसी जगह है कि यहाँ इतना बड़ा दरिंदा है? ये जगह वाज़ेह तौर पर हवा से नहीं बनी थी और किसी ने बनाई थी। आखिर कौन इतना ताकतवर था कि वो इस दरिंदे के जिस्म को रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सका? वांग लिन ने हाँपा, फिर उसकी आंखें रोशन हुई और फौरन सोचने लगा। उसने याओ शीशु को देखा और अपने दिल में सोचा, मुझे इस जगह के बारे में तमाम मालूमात हासिल करने का तरीका सोचना होगा। उसने एक लम्हे के लिए खामोशी से सोचा, फिर लोटस पोजीशन में बैठ गया। उसने खुद को पुरसुकून किया और जैसे ही वो अपने डोमेन में गोता लगाने वाला था, अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।